नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। चलो कोई 3 2 करते हैं। हेलो एवरीवन, so let's start the class of the day. We are doing this section number 351 से 355। सेक्शन 351 355 आईपीसी सॉरी बीएनएस हम कर रहे हैं। इट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस एटसेट्रा। ये सारे सेक्शंस, दीज ऑल सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, हार्डली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। इससे पहली क्लास में मैं आपको 352 से 355 करा चुका हूं, ठीक है, वो मैंने पहले करा दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन नंबर 351। तो 352 से लेकर के 355 तक के जो सेक्शंस हैं वो लिटिल बिट बहुत ईजियर थे और प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही थे मेनली सब, तो इसलिए मैंने वो पहले करा दिए थे। नाउ आई एम गोइंग टू डील विद सेक्शन 351 बीएनएस एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 503। इट इज इक्विवेलेंट टू 503 आईपीसी, 503 आईपीसी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ना आईपीसी की भी सेक्शंस आप लोग याद करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी आईपीसी खत्म नहीं हुई आपकी जिंदगी से, ये ध्यान रखना आप लोग अभी ये। क्योंकि जो इंटरव्यू में कभी भी लेंगे भी आपसे, है ना, जो इंटरव्यू होगा उसके माइंड में आईपीसी के ही सेक्शन होंगे वो, तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ रिलेट भी करवा ले आपसे वो। एंड सेकेंडली, जब आप लोग जज बन के जाएंगे तो जो अभी तक जितने भी क्रिमिनल लिटिगेशंस हैं जो आईपीसी के अंडर रजिस्टर्ड हैं, those will be dealt as per the IPC sections. They are not going to be converted. 1 जुलाई से ऑनवर्ड आगे शुरू होगा आपका बीएनएस, लेकिन अभी जो है वो आईपीसी के भी सेक्शंस आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। शुरू करूं। सी, तो चैप्टर नंबर इज व्हाट, ऑफेंस इज व्हाट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मेनली अगर मैं इससे पहले आम भाषा में समझाऊं आपको, लीगली तो हम समझेंगे इसको। दिस इज समथिंग लाइक थ्रेटनिंग समवन, किसी इंसान को धमकी देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कहते हैं मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, मैं तेरे दिन में तारे दिखा दूंगा, है ना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उस तरीके की धमकियां कौन से सेक्शन में कवर होती हैं? वो सारे सेक्शन कहाँ कवर होती हैं? दैट इज इन दी सेक्शन ऑफेंस इज व्हाट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एंड जनरली जितने भी झगड़े होते हैं, जनरली जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहां पर ये सेक्शन अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इससे मेरा हाथ रोका, इससे मेरा रास्ता रोका, इट मींस व्हाट, वॉलंटरली रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज किया। सेकेंडली, ही स्लैप्ड मी, उससे मुझे थप्पड़ मारे, इट मींस वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट हो गया। एंड ही ऑल्सो थ्रेटेंड मी ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, देन ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में अट्रैक्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके केसेस में बहुत आता है, एडवोकेसी केसेस में। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से के लिए आपको बहुत ज़रूरी है 308 समझना। दैट इज द 383 आईपीसी एंड 308 बीएनएस क्या है? दिस इज व्हाट, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। दैट इज वाई, क्योंकि मैं वो पढ़ा चुका हूँ आपको, आई हैव टॉट दैट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिफ्रेश दैट। एंड दिस इज सेक्शन 308 बीएनएस। पहले 10 मिनट में हम इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, देन वी विल गो। और साइलेंट कर लीजिए भी सारे मोबाइल अपने, मैं भी देखता हूँ मेरा ना रह जाए। हाँ, मेरा तो साइलेंट है। सो पहले फर्स्ट 10 मिनट में इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, देन वी विल कम टू 351। तो प्लीज सी इन योर बैरेक्ट सेक्शन 308 बीएनएस, दैट इज एक्सटॉर्शन। व्हाट इट सेज, दिस इज दिस, whoever intentionally puts any person in fear। यहां पर इतना देखिए बस, this is the actus reus of the accused। accused, what the accused does, accused करता क्या है? accused puts someone intentionally in fear। तो accused puts someone in fear and that is what, intentionally। किसी भी व्यक्ति को किसी भय के बारे में भय में रखता है, और वो कैसा हो सकता है? ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन।
So in case in the extortion, what is the main element? That putting someone in fear of any injury to himself or to any other person. And what is the objective of that? That is very important. The objective is what? And thereby induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security. So basically what is the gist of the offense of extortion? That accused will put in fear any person of any injury and thereby he will induce him to deliver the property or something like valuable security. तो जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, किसी व्यक्ति को भय दिखाएगा किसी भी इंजरी का, और जो भय दिखाने का मकसद ये होगा कि सामने वाले व्यक्ति को जो उसको भय दिखाया गया है उससे किसी भी संपत्ति को या वैल्यू सिक्योरिटी को उससे डिलीवर करवाया जाए। तो टू एलिमेंट्स हो गए मेनली, पुटिंग समवन इन फियर एंड देयरबाय इंड्यूसिंग टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। ये मोटा मोटा दो एलिमेंट हो गए आपके इसमें। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन आल्सो समवन इज थ्रेटनिंग। फियर इज व्हाट? How will you put someone in fear? You will have to threaten him. मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, नहीं तो तू क्या कर, नहीं तो मुझे तू ये प्रॉपर्टी दे जो तेरे पास, जो तेरे कब्जे में है, वो मुझको हैंड ओवर कर दे। राइट? दिस इज व्हाट? एक्सटॉर्शन। सो एलिमेंट ऑफ थ्रेटनिंग इज इम्प्लिसिट इन द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। यस और नो? Because how will you put someone in fear? किसी व्यक्ति को क्यों, कैसे डराओगे आप? डराने के लिए क्या जरूरी है? You will have to give him threat देना पड़ेगा। And the same element you will see in the case of intimidation as well. That is why there is something common in these two offenses, extortion and the क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसलिए मैंने कहा कि एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो एलिमेंट ऑफ पुटिंग समवन इन फियर इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड। नाउ कम टू 351 पर आ जाइए। अब देखते हैं व्हाट इज 351। दिस इज डेफिनेशन डायरेक्ट लैंग्वेज 351 क्या कहता है? हूएवर थ्रेटन्स अनदर, जो कोई भी किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को थ्रेट करता है, धमकी देता है, विद एनी इंजरी, किसी भी क्षति की। विद एनी इंजरी को प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा। दिस इज विद एनी इंजरी टू हुम? टू हिज पर्सन नंबर 1, रेपुटेशन नंबर 2 और प्रॉपर्टी। इंजरी टू व्हाट? जो कोई भी, देखिए फिर मैं समझाता हूं आम भाषा में। पहले में इस ऑफेंस में, इंटिमिडेशन में क्या होता है कि आपको धमकी देना और धमकी दे करके ऐसे काम करवाना जो कि आप नहीं करना चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फिल्म देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डॉक्टर को डराया धमकाया गया था और उससे फिर अपनी जगह पेपर दिलवाया गया था। राइट? तो दैट वाज द केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। दूसरी बात, मान लीजिए वरद भाई साहब किसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल बहुत बढ़िया फिल्म देखी थी आप लोगों ने, वेलकम देखी थी। एक टाइम ऐसा आया था कि अक्षय कुमार डिड नॉट वांट टू मैरी विद द सिस्टर ऑफ शेट्टी, राइट? लेकिन फिर उसको धमकाया जा रहा था, है ना, टू मैरी द गर्ल, हाँ है ना? तो इट was something he was being forced, he was being threatened to do something which he was not liking that. So these are the practical example you have seen, right? उस तरीके की चीजें आती हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। अब हम लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो उतना मुश्किल भी नहीं है। फिर हम लोगों ने समझना है इसको लीगली स्पीकिंग, और सेकेंडली मोर परफेक्टली आई शुड से फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। जिस तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं हर सेक्शन का कि एक एक शब्द को देखना होता है, तो वो मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करता हूं उसमें। नंबर 1, व्हाट इज दिस? हूएवर थ्रेटन्स अनदर पर्सन विद एनी इंजरी। ये हुआ आपका पहला, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस यहाँ पे करना चाहिए आपको कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इंजरी के लिए धमकाता है। एंड नाउ इंजरी टू हुम? इंजरी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ? इंजरी टू हिज पर्सन। कि इंजरी टू हिज पर्सन मतलब क्या हुआ? उसके शरीर के अगेंस्ट, कि आई विल कॉज इंजरी टू योर बॉडी,
I will cause you simple hurt, I may cause you grievous hurt, I may kill you, ये भी हो सकता है, I may abduct you, मैं तुम्हारा पता नहीं चलेगा, दुनिया भर की चीज आप देखेंगे, ऐसा मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। ये क्या हो गया? तो इंजरी टू हिज पर्सन हो गया, राइट। दूसरा क्या हो गया? इंजरी टू हिज रेपुटेशन, कि तुम्हारी मैं इतनी मानहानि कर दूंगा, इतनी बेइज्जती कर दूंगा तो किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा बोलते लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम, राइट। ये क्या हुआ? इंजरी टू रेपुटेशन हो गया। और इंजरी टू प्रॉपर्टी हो गया, तुम्हारी कार तोड़ दूंगा, तुम्हारे घर को जला दूंगा, है ना, तुम्हारी बाइक तोड़ दूंगा, व्हाटएवर, दिस इज व्हाट इंजरी, थ्रेट ऑफ इंजरी टू द प्रॉपर्टी। लेकिन किसकी? हिज। जिस व्यक्ति को धमकाया जा रहा है उसी की, उसके पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी और या उसकी रेपुटेशन को इंजरी करने की धमकी देना। नंबर 1 ये बात हो गई। दूसरा क्या हो गया? इट इज नॉट लिमिटेड टू द पर्सनल इंजरी, ये हुआ पर्सनली, मीनिंग देयर बाय ए इज थ्रेटनिंग टू बी अगेंस्ट हिज पर्सन, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, राइट। ये क्या हो गया? उस व्यक्ति के लिए हो गया। दूसरा हो सकता है कि ए इज थ्रेटनिंग बी टू कॉज इंजरी टू समवन सी, अन्य व्यक्ति के लिए, टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, राइट। पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या उसकी रेपुटेशन को इंजर करने की धमकी देना जिसमें उस व्यक्ति का हित हो। और देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट इग्नोर दिस लाइन, इन whom that person is interested। ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन की इंजरी की धमकी देना या उसके अगेंस्ट बॉडी धमकी देना जिसमें वो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, जिसमें उस व्यक्ति के हित हो। इट मीन्स एक फादर को धमकी देना कि तेरे बेटे के हाथ पैर तोड़ देंगे, तेरी बेटी की इतनी बेइज्जती कर देंगे कि तुम याद रखोगे। सो सन, डॉटर इज द पर्सन इन whom a father is interested। Now if someone comes and now threatens to स्तुति, स्तुति को धमकाता है कि देख, है ना, either you do this or I will slap that पराठा सेलर, हलवाई की दुकान में जो बैठता है उसको मार दो और मार खींच के, मुझे क्या मतलब इस बात से, है कि नहीं है। तो इट इज नॉट, तो either this should be the threat to injure the person to whom you are threatening, या तो उसी को धमकी जाए पर्सन टू पर्सन जिसको धमका रहे हैं, राइट। देखिए ऐसे समझ लीजिए, ए इज द अक्यूज्ड, ही इज थ्रेटनिंग बी, बी को धमका रहा है कि मैं तुम्हारे पर्सन, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को इंजर करूंगा। ओके। सेकेंडली थ्रेट बी को ही है, लेकिन जो इंजरी है, जो फियर ऑफ इंजरी है, इज फॉर द सी। एंड हु इज सी? सी इज द पर्सन इन whom बी इज इंटरेस्टेड। सी वो व्यक्ति है जिसमें बी इंटरेस्टेड है, और वो रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, बेटा, जरूरी नहीं ब्लड रिलेशन ही हो, बट इट मस्ट बी शोन दैट ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। कर लेंगे आप लोग या नहीं? तो ए बी हो गया। प्लीज लेट मी नो, इतनी सी बात समझ में आ रही नहीं आई आपको, बस बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं चीजें इसमें। नाउ व्हाट शुड बी द इंटेंट। देखिए यहां पर तो ये जो भी हमने पढ़ा सब, दिस इज कॉमन विद एक्सटॉर्शन। वहां पर एक्सटॉर्शन में क्या कहा गया था? यू सी द लैंग्वेज, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person। वही है इंजरी का फियर दिखाना। और यहां पे क्या कह दिया इन्होंने, इंटिमिडेशन में क्या कह दिया, लैंग्वेज क्या कर दिया, थ्रेटन करना, बस। तो बात वही है, पुटिंग इन फियर, इंटेंशनली पुटिंग इन फियर कहां पर है? एक्सटॉर्शन में। यहां पर क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? थ्रेटन्स विद एनी इंजरी, राइट, टू हिम और टू एनी पर्सन इन whom he is interested, ये भी कॉमन आ गया। लेकिन डिफरेंस अब आएगा आपके सामने। यहां पर क्या नेक्स्ट पार्ट ये है, विद इंटेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मान लीजिए
कि जो महिमा मैडम है शी जस्ट पासिंग थ्रू, ठीक, और स्तुति वहीं पर किसी गेट पर खड़ी हुई है। एज सून एज शी सॉ हर शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग, मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी, मैं तुम्हारी कर दूंगी। भाई क्या हुआ, पागल हो गई क्या है? वाई? जानना पहचान, मैं तेरे मेहमान। सिंपली थ्रेटनिंग इज नॉट एन ऑफेंस इन दिस केस, है ना। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव फॉर दिस। ये जो धमकाने का है, व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड दैट। तो एक्टस रियस क्या हो गया? थ्रेटनिंग समवन। एंड व्हाट ये हुआ मेंस रिया। व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? इंटेंशन इज टू व्हाट? इंटेंशन इज टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। अलार्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? संत्रास कारित किया जाए। अब अलार्म समझ लीजिए, अलार्म को क्या समझते हैं हम? उसको मतलब थोड़ा सा फियर फैक्टर जनरेट हो जाए उसको, है ना, डर जाए वो। और टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन को आप 3 एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। नंबर 1, टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। नंबर 2, टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट which he is not legally bound to do। और थर्ड है टू omit to do any act which that person is legally entitled to do। अब समझिए क्या है इसको, समझिए। पहला समझ लीजिए, with intent to cause alarm to that person। अलार्म का मतलब होता है कि उसको फियर में रखना, उसको डर जाए व्यक्ति, वो उसको एक खतरा उत्पन्न हो जाए, वो ऐसा फील करे कि भाई ये वाकई में मुझे ये कुछ ऐसा बिगाड़ सकता है मेरा ये। दूसरा क्या है? उस व्यक्ति से ऐसा काम करवाया, टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट। उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को धमकाया गया है, उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य कराया जाए विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, जिसे करने के लिए वो विधिक रूप से आबद्ध नहीं है। जैसे छत्रेश भाई साहब से कहा जाए, छत्रेश भाई साहब से कहा जाए कि जाओ उस लड़की से शादी करो, राइट? शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। नाउ इट इज व्हाट? टू डू एन एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, राइट? जिस ऐसे काम करवाया जाए, किसके बेस पर? थ्रेट के बेस पर, धमकी के आधार पर। सो नाउ यू कैन कंबाइन accuse is threatening with the intent to force someone to do something which he is not legally bound to do। प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई उतनी सी बात को। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट क्या हो सकता है? टू omit to do any act, ऐसा काम करने से रोका जाए उसको which that person is legally entitled to do, जो वो लीगली एंटाइटल्ड है करने के लिए, ऐसा करने के लिए, है ना। तुम इस एग्जाम में नहीं बैठोगे, तुम यहाँ पर अपनी दीवार रेज नहीं करोगे, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, मैं उसे पसंद करता हूं, भाग जाओ यहाँ से, तुम ये मकान नहीं खरीदोगे, राइट? वो कुछ भी हो सकता है वो। सो इफ फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग। तो नाउ द इंटेंशन यू कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 क्या है? टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, और टू omit टू डू एनीथिंग विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। तो ये एक्टस रियस प्लस मेंस रिया को आप क्लब कर दीजिए, देन यू विल कम टू व्हाट? एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये जो धमकाया जा रहा है, इंटेंशन क्या है? नेक्स्ट पार्ट, एज मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट। एज मीन्स यानी कि थ्रेट जो कर रहे हो आप, है ना, थ्रेट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ये काम करो अगर आप चाहते हो कि जो थ्रेट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो। यू जस्ट इफ यू वांट दैट आई शुड नॉट डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए, accused took indecent photographs of a girl, indecent photographs लिए, and threatened her father। किसको धमकी दी उसने? उसके फादर को धमकी दी है। If hush money was not paid to him, he would publish the photograph। सुप्रीम कोर्ट ने कहा accused was guilty of criminal intimidation। अगर उसने उसको पैसे नहीं दिए
तो वो हश मनी नहीं दी तो वो उसके जो फोटोग्राफ्स है उसको पब्लिश कर देगा, राइट। अब यहाँ पे समझिए, ही थ्रेटेंड हर फादर, किसको थ्रेट किया गया यहाँ पर? फादर को। एंड किसकी रेपुटेशन के लिए खतरा हुआ? टू समवन इन होम फादर इज इंटरेस्टेड। ये बात समझ में आ गई? तो थ्रेटेंड भी आ गया, थ्रेटेंड। अब यहां पर आप समझिए कि नाउ हश मनी क्या लिया जा रहा है यहां से? ये हश मनी ली जा रही है। अब यहां पर देखो कि ये ना बहुत टेक्निकल हो चुका है एक्चुअली इस पे। नाउ यू विल से, यू शुड से एक्चुअली व्हाई इट इज नॉट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यहाँ तो मनी ही ली जा रही है, वहां पर जो थ्रेट में था। एक्सटॉर्शन के केस में क्या होता है? ये रहा आपके सामने एक्सटॉर्शन। जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, एक्सटॉर्शन में जो मेन एलिमेंट था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एक्सटॉर्शन? व्हाट इज कॉमन? पुटिंग समवन इन फियर और थ्रेटनिंग समवन। यहां पर जो पर्पज है स्पेसिफिक है, टू इंड्यूस द पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी में भी मनी एज वेल, उस व्यक्ति से पैसे वसूलना। तो वहां पर जो क्रिमिनल एक्सटॉर्शन के केस में, एक्सटॉर्शन के केस में दैट इज वेरी स्पेसिफिक। द पर्पज ऑफ पुटिंग इन फियर इज व्हाट? पर्पज क्या है वो? डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड इन द केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, दिस इज नॉट लिमिटेड टू प्रॉपर्टी, दिस मे बी एनीथिंग, this may be anything beyond property as well. This is not limited to criminal intimidation में केवल प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है कि आप मुझे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दो, प्रॉपर्टी डिलीवर करो, प्रॉपर्टी दो, दैट इज नॉट इन दिस केस। यहाँ क्रिमिनल इंटिमिडेशन में दैट इज द ओपन फील्ड। क्योंकि उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? उन्होंने दे हैव यूज्ड द वर्ड टू डू एनी एक्ट, राइट? टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू दैट। वहां पर क्या था? टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, कर लेंगे आप लोग। लेकिन जो हश मनी वाला केस में यहाँ पर, ये हश मनी वाला जो केस मैंने आपको बताया, इसमें एक चीज है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन केस है? क्योंकि यहाँ पर केवल मियर थ्रेट इज नेसेसरी, बस मियर थ्रेट। मियर थ्रेट इज, if someone is threatening you, that itself commits the offense of criminal intimidation. What's your name? अभिषेक। बात समझ में आ रही है? क्या अंतर है, डिफरेंस है इसमें दोनों में? एक्सटॉर्शन एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। सर क्रिमिनल इंटिमिडेशन सर रेपुटेशन पे है, और रेपुटेशन प्रॉपर्टी और पर्सन के लिए। और इसमें एक्सटॉर्शन का बताया सर, ये तो ध्यान ही कहीं और था एक्चुअली। ऐसा क्यों? ये तो मैं गलत लाइन में आ गया, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ना तो मैं गलत लाइन में आ गया। कई बार आपका प्रोफेशन आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो मेरा जो 15 मिनट का व्रत जो एज ए प्रोसिक्यूटर का जो एक्सपीरियंस हो गया ना, वो ना कई बार वो उसमें क्या होता था ना, मतलब धीरे धीरे हम लोग को इतना हो गया था। जैसे मान लीजिए महिमा एज ए विटनेस है, हाँ बोलो। इसने एक शब्द बोला, मुझे ये समझ में आया था कि ये क्या करने आई है, कि आज ये हॉस्टाइल होगी, ये सपोर्ट करेगी, क्या करेगी, है ना। इसमें तुम अब जैसे इसके लगा कि मैंने कब छुड़ाना है इसको, हाँ अब तुम शांत खड़े रहो, जो तो तुम बोलोगी मैं तुम्हें लिखवाया था। पूरा एक पेज का उसका बयान लिखवाता था। यही कहना चाहते थे तुम? हाँ ठीक है, साइन करो जाओ। अब बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाता है मुझे ना, ये स्टूडेंट कहाँ जा रहा है। और जब अगर वो इंटरेस्टेड नहीं दिखता, फिर मेरे दिमाग में क्या है ना, वो बस हाँ। तो यहां पर आप ये देखो कि इसमें क्या है ना कि थ्रेटन्ड है। अगर थ्रेट करे, केवल थ्रेट किया, राइट, थ्रेट को एग्जीक्यूट नहीं किया है, आंसर इज ऑफेंस इज व्हाट? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। देखो इस तरीके से समझिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से। यार एक बहुत बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन, प्लीज एक मिनट। हाँ सही, ये है, इसको समझिए।
ए ने थ्रेट किया बी को, ओनली थ्रेट किया है बी, राइट? व्हाट इज द ऑफेंस? आई विल किल यू। कुछ नहीं किया, लेकिन क्या हुआ? ऑफेंस हो गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। जो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जैसे इफ आई हैव, देखता हूँ ये कुछ है या नहीं आपके पास। मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए मैडम, चिल्लाएगा तो गला काट देगा। चिल्लाएगा तो गला काट देगा, है ना? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, चिल्लाएगा तो गला काट देगा। यहीं पर बात रुक जाए मान लो, राइट? पुलिस यहीं आ जाए, है ना? महिमा इंस्टीट्यूट वहीं, उन्हीं पेड़ों पे पुलिस ऑफिसर थे, वहीं पर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, तुरंत कूद जाए, है ना? इससे आगे कोई बात ही ना बढ़े आगे को। आर यू गेटिंग पॉइंट? ओनली थ्रेट, थ्रेट का मतलब ओनली थ्रेट है, तो यहां पर कौन सा ऑफेंस आ गया? क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ गया। थ्रेट के उसमें, थ्रेट के ए थ्रेटन बी एंड बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू अवॉइड द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेट, उस थ्रेट को थ्रेटनिंग व्यक्ति एग्जीक्यूट नहीं करे, इसलिए ही गिव्स मनी। इट इज कॉल्ड, इट इज व्हाट? एक्सटॉर्शन। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर तो थ्रेट, फिर वो एक्सटॉर्शन रॉबरी पे हम नहीं जा रहे हैं अभी, तो मियर थ्रेट विल रिमेन अप कन्फाइंड अप टू द क्रिमिनल इंटिमिडेशन, राइट? अगर यही थ्रेट है, ये लड़की से कहता, पैसे की बात नहीं करता कि जान से मार दूंगा तुम्हें, नहीं तो चुपचाप जा करके कल को हमारा दोस्त आएगा तुम्हें देखने के लिए, चुपचाप हाँ कर देना, राइट? ये क्या हो जाता? इंटिमिडेशन में चला जाता। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ एक्सटॉर्शन में केवल मनी का ट्रांजैक्शन होता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में बियॉन्ड दैट है, स्कोप बड़ा हो गया उसका, वहां पे कुछ भी हो सकता है, और वहां पर मियर थ्रेट भी सफिशिएंट है, राइट? कर लेंगे आप लोग? तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब कुछ और देख लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग थ्रेट्स हैं कुछ, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार जरा, क्या कहते हैं? देखिए रहा, ए थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज पर्सन इन होम द पर्सन थ्रेटन्ड इज इंटरेस्टेड इज विद इन दिस सेक्शन। ओ माय गॉड, देखिए क्या है? ए थ्रेट टू इंजर, ये रियल नोट्स मिल जाएंगे आपको। द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज पर्सन, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी रेपुटेशन को इंजर करने की धमकी देना, क्या वो ऑफेंस होगा या नहीं होगा, राइट? जैसे राहुल गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को धमकी दी जाए, है ना, कि तुम्हारे पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कुछ बातें हमें ऐसी पता है, बस नहीं तो तुम चुपचाप अपना इस्तीफा दे दो, अब यहां से निकल जाओ यहां से, राइट? तो डिसीज पर्सन की रेपुटेशन को इंजर करने की धमकी, अभी कुछ किया नहीं है, मियर थ्रेट इज सफिशिएंट टू कमेंट। समझ रहे हैं भी? जैसे ये कंप्लेंट आई कि उसने कहा कि मुझे इसने ये धमकी दी, धमकी देना ही अपने आप में अपराध है यहाँ पर ये। तो समटाइम्स फिल्म्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जो डिसीज पर्सन है उसकी रेपुटेशन के लिए, है ना, तुम्हारे पिताजी के पोल पट्टी खोल दूंगा, तुम्हारे दादाजी की पोल पट्टी खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन कवर्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट इज दिस? थ्रेट टू इंजर व्हाट? थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज पर्सन। और अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, थ्रेट टू रेपुटेशन है, यानी कि डिसीज भी हुआ या लिविंग पर्सन हुआ, और अगर रेपुटेशन को इंजरी कर दी तो कौन सा ऑफेंस हो जाता है? डिफेमेशन का हो जाएगा ऑलरेडी। समझ रहे हैं बात ये? तो कितना क्रिमिनल लॉ में कितना माइन्यूटली, कितना आपको टेक्निकली चीजों को समझना होता है। इलस्ट्रेशन पर आ जाइए, क्या कहता है इलस्ट्रेशन? ए
फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी टू डेसिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए सिविल केस सूट थ्रेटन्स टू बर्न बीज हाउस। बी के तुम्हारे घर को जला दूंगा वरना अपने ये केस है इसको वापस चलो इसको परसू मत करना। अब यहां पर क्या है, ही इज परसुइंग ए सिविल केस इज ए लीगल राइट, बी इज एंटाइटल्ड टू परसू ए सिविल केस whether it is justified or not justified it will be looked after by the court। ये कोर्ट देखेगी कि वो जो केस है वो सही है गलत है मेरिट है या नहीं है, लेकिन उसको वापस लेने के लिए धमकाना क्या है, ही इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक दो एग्जांपल और देता हूं आप लोगों को मैं कहां कहां पर होगा, बहुत ज्यादा इसमें केस लॉ के पीछे भागने की जरूरत है नहीं। थ्रेट की जो टेक्निकली आप देखेंगे, थ्रेट मस्ट बी विद इंटेंट टू कॉज अलार्म, वही बात जो मैं रिपीटेडली समझा चुका हूं, इसको अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, है ना। ये थ्रेट का देने का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, उसको अलार्म करना या उससे ऐसा कोई कार्य कराना जो वो करने के लिए बाध्य ना हो। क्यों, एज मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, उस थ्रेट से बचने के लिए, वो धमकी कार्यान्वित ना हो उससे बचने के लिए, या तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा वरना ऐसा करो। अब हाथ पैर टूटने से बचाने तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। बस इसमें एक है बड़े इंटरेस्टिंग है, एक दो चीजें हैं जो फिल्म्स में आपको पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको, हाँ तो ये भगवान देखेगा, है ना। ये कहना पनिशमेंट बाय गॉड, है ना। मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को बोले तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, देख लो, चुपचाप मुझसे शादी कर लो वरना भगवान देख रहा है तुम्हें सब। ये भी धमकी है एक तरीके से, यानी कि भगवान से पनिशमेंट दिलाने की धमकी। क्या ये इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी? आंसर इज नो, विच ये नहीं होगी क्योंकि इसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये जो धमकी है, वो जो थ्रेट है, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे लगना चाहिए इंसान को ये एग्जीक्यूटेबल भी है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? नहीं आ रही बात समझ में? जो थ्रेट है, अभिषेक विधि में एडमिशन ले लो वरना मोदी जी को बुला लूंगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा इस बात से? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मोदी जी सर की औकात से बाहर की चीज है ना? सही बात है, बी प्रैक्टिकल। तो जो धमकी दे रहे हैं वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। ऐसा श्राप दूंगा ना वहीं भस्म हो जाओगे, दे दे भाई, है ना। तो जो थ्रेट है वो एग्जीक्यूटेबल भी होनी चाहिए, तभी वो उसमें कवर्ड होगी। अभी कहना कि पनिशमेंट बाय गॉड, या तो तुम ये काम करो वरना भगवान तुम्हें सजा देगा, क्या इस तरीके की थ्रेट क्रिमिनल इंटिमिडेशन कवर्ड होंगे? नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल नहीं है ये। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द थ्रेट शुड बी वन, धमकी ऐसी होनी चाहिए विच कैन बी पुट इनटू एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन थ्रेटनिंग। जो व्यक्ति धमकी दे रहा है, द पर्सन थ्रेटनिंग, जो व्यक्ति धमका रहा है उसके द्वारा वो एग्जीक्यूटेबल भी होनी चाहिए। द थ्रेट शुड बी वन विच कैन बी पुट इनटू एग्जीक्यूशन। Are you getting point? It is not necessary that the injury should be inflicted by the offender. वैसा करे ही करे, इंजरी इन्फ्लिक्ट करे ही करे, ये जरूरी नहीं है। जो मैं वो कह रहा था, थ्रेट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बट थ्रेट कैसी होनी चाहिए? वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। इंटेंट वॉट? टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। अगर वो इस इंटेंशन के साथ दी जा रही है कि दूसरा व्यक्ति जो है डर जाए, अलार्म हो जाए, केवल आपका धमकाने का जो मकसद है उसको केवल डराना है, तो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। समझ रहे हैं बात? ये धमका क्यों रहे हो? क्योंकि आप उससे एक ऐसा काम करना चाहते हो जो वो ही इज लीगली बाउंड नॉट टू डू दैट, तब भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। तो ये 3 इंटेंट हो गए, ये तो मैंने समझाया था, 1 2 3 इंटेंट
देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ये समझिए, इसलिए मैंने लास्ट में समझाया, इसको समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि थ्रेट प्लस इंटेंट, राइट। अलार्म क्रिएट करना, फोर्स टू डू एन एक्ट, force to omit, to do an act. If there is no intent, है ना, this will not be an offense. At least intention to cause alarm should be there. अलार्म कब होगा व्यक्ति? जब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो धमकी दे रहा है वो एग्जीक्यूटेबल है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, जो धमकी कह रहा है ये ऐसा कर सकता है, तब तो अलार्म होगा। दैट इज व्हाई इंटेंशन इज टू व्हाट, जस्ट टू कॉज अलार्म। इवन इन दैट केस द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन विल बी कंप्लीटेड। एक्सटॉर्शन के केस में वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज व्हाट, द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इफ देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, तो देन देयर इज नो एक्सटॉर्शन। उसमें या तो आप अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन में लिमिट करोगे उसको, या आप करोगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन में, जहां पर प्रॉपर्टी की बात आ जाएगी तो वहां पर आप ले जाओगे उसको स्पेसिफिकली, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिकली एक्सटॉर्शन का एक ऑफेंस क्रिएट कर दिया गया है। इन अदर केसेस यू विल कीप दैट थ्रेट इन द केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? बहुत टेक्निकल चीज है ये, मतलब बहुत फाइन बैलेंसिंग की जरूरत है इसमें। देखिए क्या होता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर चीजें ओवरलैपिंग दिखेंगी, बट if there is any specific offense for something, है ना, तो वहां पर आप अप्लाई करोगे उस स्पेसिफिक ऑफेंस को। ये कई जगह आता है इस तरीके से, जैसे यहां पर अगर धमकी दी किस लिए, टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी और वैल्यू सिक्योरिटी, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के रिलेशन में धमकी देना, उससे प्रॉपर्टी निकलवाना एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर हम ये मान लीजिए एक्सटॉर्शन नहीं होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि थ्रेट किया उसको, और क्यों किया, उससे एक ऐसा काम करवाने के लिए जैसे वो लीगली करने के लिए बात देने, तो पैसे लेने के लिए, तो तब भी एक्सटॉर्शन आता है, उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन में भी ले जाते हैं। अब क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्रेट करना, उससे पैसे डिलीवर करवाना खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को, उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट कर दिया गया है ना, तो हम उसको फिर ऐसे केसेस को एक्सटॉर्शन के केस में लेके जाएंगे जहां पर प्रॉपर्टी से रिलेट कर देंगे। वो अदर थिंग्स के केसेस में कहां रह जाएगा, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन रह जाएगा। लेकिन मैं आपको विद्वानों ये कहना चाहता हूं कि डोंट फॉरगेट, देयर आर इंटेंशन में 3 पार्ट हैं। विद इंटेंट टू कॉज अलार्म भी अगर है, एक्सटॉर्शन में तो ऑलवेज टू डिलीवर प्रॉपर्टी है ही है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मे बी इवन देयर जस्ट टू कॉज अलार्म, डराना, कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई से काम भी नहीं करवाना मुझे, ठीक है, बट जस्ट टू कॉज अलार्म, राइट, तो भी काम चल जाएगा। इंटेंशन टू कॉज अलार्म इज सफिशिएंट। तो थ्रेट करना और ये करना, अलार्म करना, थ्रेट, तो भी ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा इसमें। जैसे झगड़े में कह रहे हैं, झगड़े में जैसे मान लीजिए रोड रेज है, ऐसे समझिए आप, रोड रेज के अंदर समझते हैं दे आर अननोन पीपल, राइट, देख लिया तो बाहर निकल गया तो अच्छा ले, ऐसे वो मैं तो जान से मार दूंगा, यहां पर थोड़ी कह रहा है जान से मार दूंगा, नहीं तो मेरे घर के आगे से मत निकलना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। यहां पर जो थ्रेट दी जा रही है, यहां से अगर वो एग्जीक्यूटेबल है तो वो उस समय क्या हो रहा है,
उसमें दैट इज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एक क्वेश्चन ये होगा कि हाँ मेरे पड़ोस में झगड़ा होता रहता है, ये है एक रिया मैडम है, एक बांसुरी मैडम है, ये दोनों पड़ोसन हैं आपस में, और इनके बीच में बार बार झगड़ा चलता रहता है। किसके झगड़ा रहता है कि जो है जैसे पानी की मटकी लेकर आते हैं भर भर के, वहां पे इनका झगड़ा होता है कि लाइन में कौन लगेगा आगे पीछे। ये झगड़े आपने बहुत कॉमन देखे होंगे फिल्मों में ऐसे ही। एक दिन रिया बांसुरी के घर में आई है ना, और उसने उसको धमकाया कि आज के बाद तूने मेरा रास्ता रोका या मेरे से कोई झगड़ा करने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अब नौ एक ऑफेंस क्या हुआ उसने, शी एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ बांसुरी, ये क्या हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया। सेकंड क्या हो गया, उसने उसको थ्रेट किया, क्या धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। तो अब यहाँ पे जो जान से धमकी होगा, दिस इज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, राइट, हाँ है ना। बस अब मान लीजिए ये कहती हो कि अगर अब नहीं सुधरी है ना तो भगवान तुझे देखेगा, भगवान तुझे दंड करेगा। अब ये कौन सी थ्रेट हो गई, ये एग्जीक्यूटिव नहीं है बाय दैट पर्सन। आर यू गेटिंग पॉइंट, बोलो हाँ है ना, ठीक। अब चलिए मैं आपको, जो लोग डर गए हो इस बात से अभी तक कि पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, तो मैं आपका फियर फैक्टर खत्म करता हूं। एग्जाम में सेक्शन नंबर याद रखो, एक्सप्लेनेशन याद रखो कि डिसीज्ड की रेपुटेशन को इंजर करने की धमकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन कवर होगी नहीं होगी। इस इलस्ट्रेशन को याद रखो, भगवान के द्वारा पनिशमेंट इसमें कवर्ड नहीं होगा। इन 3-4 पॉइंटर को भी याद कर लीजिए, खुश रहिए। नहीं पूछेंगे आपसे मेंस में, 99% चांसेस नहीं पूछेंगे आपसे, केवल और प्रीलिम से पूछेंगे तो यहाँ से पूछेंगे। कोई लीडिंग केस लॉ ऐसा है नहीं जो पूछेंगे साहब किस कौन सा केस क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है। तो एग्जाम पास करना आसान है। हाँ एक ही बस अगर है तो मैं आपको रिटर्न दे देता हूँ उसका डिफरेंस अगर होगा तो, ठीक है, कि मेन डिफरेंस यही है। मैं लिखवाता हूँ, चलिए डिफरेंस आपको उसका डिफरेंस लिखवा दूंगा। एक समझ लीजिए, थ्रेटन्स है ना, ये फोर, इस लाइन को पढ़िए, फोर डिटरमाइनिंग दिस whether this offense has been committed or not, ये offense हुआ या नहीं हुआ, one has to see the effect of threat on the mind of the person threatened। समझे कि उसको थ्रेट जो है उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ दिस। अगर वो व्यक्ति के उस पर उसके माइंड को अफेक्ट करती है, यानी अलार्म क्रिएट भी करती है, even in that case this will be the offense of criminal intimidation। तो ये देखना होगा कि उस थ्रेट का असर क्या पड़ा, और उसके लिए क्या जरूरी है, थ्रेट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हिम इन सम वे। अगर धमकी कम्युनिकेटेड नहीं हुई है व्यक्ति को, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैंने आपको कहा कि कह देना उसको, आपने कही नहीं एक बार को बात, द कम्युनिकेशन टू द डिलीवर नहीं हुई है वो, तो ये भी एक एलिमेंट है यहाँ पर। टेक्निकली कहीं क्वेश्चन पे इट इज नेसेसरी दैट थ्रेट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हिम इन सम वे। हाँ कैसे भी हो, धमकी कैसी ही हो, तो कम्युनिकेशन ऑफ थ्रेट इज नेसेसरी। कहीं पर अगर आपके सामने ऐसी बात आ जाए कि भी कम्युनिकेशन नहीं हुई थी थ्रेट की, तो थ्रेट केवल शब्द बोलना है ना। मान लीजिए कि जो बांसुरी मैडम है अपने चित परिचित हंसी में ये शब्द बोल दें कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तो धमकी दे रही है या मजाक उड़ा रही है धमकी का। तो केवल शब्द नहीं, द इफेक्ट ऑफ दोज वर्ड्स इज इम्पोर्टेंट। ओवरऑल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें वो जो थ्रेट है उसका क्या इफेक्ट था और क्या वो एग्जीक्यूटेबल थी या नहीं थी, इट इज टू बी सीन इन दिस केस ऑफ। आई बिलीव कि आप उसके जो ये ऑफेंस है उसके मर्म को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अदरवाइज बहुत सिंपल सा दिखता है ये थ्रेट वाला मामला कि धमकी दे रही है केवल ये। आर यू गेटिंग? थ्रेट टू रूइन बाय फॉल्स केसेस, देखिए ये इसको भी समझते हैं। देखिए, if one person threatens to another to ruin him by cases, है ना, तो क्या ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन की उसमें होगा नहीं होगा, तो मैं बर्बाद कर दूंगा मैं केसेस से।
बोलिए नॉट कन्विक्टेड। यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है? बाय केसेस, है ना। और अगर इसी कर दूं मैं बाय फॉल्स केसेस तो क्या हो जाएगा? ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या हो जाएगा? अरे धमकाना ये भी तो हो सकता है भी, जैसे मान लीजिए आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, और वो बनता है कि इन्होंने मुझे लीगल एक्शन की धमकी दी थी, तो भाई बनती थी उसकी। और ये कहना कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, झूठे केस में फंसा दूंगा, है ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, फॉल्स केसेस की धमकी देना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। एक पत्नी है, एक पति है, जो अक्सर होते हैं हर घर में। बड़ी दुख भरी कहानी है ये रहा बेडरूम, ये रहा डबल बेड, पति पत्नी। अब पत्नी क्या है, इसको पति को डेली धमकाती है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको कि ना चुपचाप सीधा चल, वरना मैं तुझे झूठे केसेस से फंसा दूंगी, है ना। तो ये ऑफेंस कौन सा होगा? बात समझ आ रही है आपको? मेरे पास केस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते हैं, तो उसमें केस था ये, तो मैंने उनको कोशिश की थी कि चलो इनका जो है पैचअप हो जाए। तो फिर जब, और दोनों ही हाईली एजुकेटेड, जब पति ने कहा कि सर आप, मैं तो तैयार हूँ अभी भी, जो पैसे चाहिए वो ले ले मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सर कह डेली धमकाती थी मुझे कि मैं तेरे खिलाफ ये केस कर दूंगी, मैं तेरे खिलाफ वो केस कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। मेरे माइंड में इतना टेरर था कि बस मैं क्या कहूँ आपसे। तो वो अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फॉल्स केसेस का। लेकिन मान लीजिए राइट बनता है किसी का, तो फिर वो धमकी के कैटेगरी में नहीं आएगा वो। तो केसेस एंड फॉल्स केसेस, प्रीलिम्स में आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या यूज किए जा रहे हैं उसमें। थ्रेट ऑफ पिकेटिंग, धरना देने की धमकी। थ्रेट ऑफ पिकेटिंग, हम तुम्हारे घर पर धमकी देंगे। When a person threatens another of picketing, मतलब धरना देने की, तुम्हारे घर पे आके बैठ जाएंगे, धरना देंगे, तो he will be guilty of this offense। रघुवर दयाल का केस था, लिख लीजिए इसका नाम, लिख लीजिए रघुवर दयाल। हाँ, तुम्हारे घर पर आके बैठ जाएंगे। जैसे मान लो ये कहना, ऐसा पहले होता था काफ़ी ज़्यादा, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि भाई जैसे रिश्ता हो गया, लड़के लड़के रिश्ता हो गया, है ना, और अब जो है लड़के का मन, लड़के से बात की गई, मैं चलो स्टोरी बनाता हूँ थोड़ी सी, अभी बन गई, है ना। घर में पिताजी आए, अजी सुनती हो, है ना, हाँ जी क्या बड़ी खुशखबरी की बात है, आज मैं गया था और चौधरी साहब की बेटी से अपने बेटे श्याम का रिश्ता पक्का कराया हूँ। अब श्याम के हाथ से छूट गया सब कुछ, ये क्या हुआ, मैंने तो पारो से कमिटमेंट कर रखा था। सही है पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि चुपचाप बैठा रहे, ऐसा हो गया। लड़का मानता नहीं है। उधर चौधरी साहब के पास भी खबर पहुंच गई। चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम आ रहे हैं, धरने में बैठेंगे, अब तो वहीं पर ही बात माननी पड़ेगी, ऐसा हिलेंगे नहीं। बात तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, किसी के घर में आकर के बैठ जाना, वहां पर आकर के कि हम आपके घर में आके बैठ जाएंगे, अनलेस यू डू दैट। ये बहुत सारे सीन आपने देखे होंगे ऐसे। डिवोर्स का चल रहा था, तो उसमें वो लड़की जाके उनके घर पे बैठ गई। हाँ बस यही है, तुम सही पकड़े हो। हाँ अब देखो ये बहुत सारी सिचुएशन होती है कि धरना दे करके, मतलब एक तरीके एलिमेंट ऑफ फोर्स आ गया ना वहां पर, अलार्म क्रिएट कर रहे नहीं कर रहे वहां पर आपके उसमें कि मेरे घर आके बैठ जाएगा। मान लो मुझे किसी ने धमकी दी, सर रीजन तो है उसमें कि भाई इनका डिवोर्स का ऐसा लगता है, वो जाके बैठ गई, तो रीजन विदाउट रीजन तो है नहीं कि मैं अब देखो वो तो मैंने फाइन डिटेल में, दुखभरी दास्तां की डिटेल में जाना पड़ेगा कि उसमें देखना पड़ेगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन बननी नहीं बनी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को धमकी देना, है ना, कि तुम्हारी बात मान लो वरना तुम्हारे घर पर आकर के वहीं बैठ जाएंगे, वहीं धरना देंगे हम, तो क्या ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आंसर इज यस। बस इतनी सी बात है। अब बाकी तुम और चीज डिटेल में तुम खुद जाओ कि जस्टिफाइड नॉन जस्टिफाइड क्या था क्या नहीं था वो। सेल्फ हार्म अगर करते हैं तो ऐसा नहीं करोगे, मैं खुद को हार्म कर लूंगा, खुद को हार्म कर लूंगा, उसमें भी आ जाते हैं। चलिए
सुसाइड, सोशल बाइकॉट, थ्रेट ऑफ सोशल बाइकॉट। सोशल बाइकॉट को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार की धमकी। विल नॉट फॉल अंडर दिस बिकॉज थ्रेट ऑफ इंजरी इन सच केसेस इज नॉट ऑफ द नेचर डिफाइंड इन दिस। सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना, हमारे यहाँ पर धमकी कौन कौन सी दी गई है यहाँ पर? ये इंजरी टू पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सोशल बाइकॉट की धमकी उन तीनों में कवर्ड नहीं होती है। जो धमकियां यहाँ पर बात की गई है वो इंजरी कौन सी बात की गई है? देखिए इसको दोबारा देख लीजिए। नहीं, इंजरी टू पर्सन की बात की गई है, रेपुटेशन की बात की गई है और प्रॉपर्टी की बात की गई है। सोशल बाइकॉट, सामाजिक बहिष्कार की जो है, तो सामाजिक बहिष्कार में और रेपुटेशन में अंतर है। मानहानि का हुआ कि समथिंग आपको डिसग्रेसफुल तरीके से देखें। बहिष्कार का है कि वी आर नॉट कॉन्टेक्टिंग यू, ऑल्दो यू मे बी गुड पर्सन बट वी आर नाउ डिसएसोसिएटिंग विद यू। हम आपसे अलग हट रहे हैं। बस अभी ये जो इंटरमिंगलिंग थी, जो आपका हमारा एसोसिएशन था, वो खत्म हो रहा है। तो इट डजंट मीन कि आपकी उससे रेपुटेशन डाउन हो रही है, राइट? जैसे मान लीजिए भरत भाई साहब कल को जुडिशियल ऑफिसर बन जाए, है ना, और कल को ये एक इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहें, और उनके घर वाले कहें और पूरे जो बिरादरी के लोग हैं कि भाई हम देख ले, हमसे तेरा कोई संबंध नहीं आज के बाद में, तो इट डजंट मीन कि इसकी जो है डिफेमेशन हो गई उसकी वजह से। ही मे बी इमोशनली ट्रबल्ड, ही मे बी लाइक दैट, बट दिस इज नॉट समथिंग इंजरी टू द रेपुटेशन। समझ में मतलब ये चीज अलग हो गई। तो सोशल बाइकॉट का एक, कई बार आपसे ये पूछते हैं कि सोशल बाइकॉट को हम कवर करेंगे इसमें या हम नहीं कवर करेंगे। सोशल बाइकॉट, हनुमान प्रसाद साहब का केस है ये, हनुमान प्रसाद वर्सेस माता दीन। इस केस का नाम लिख ही लीजिए आप। थ्रेट ऑफ सोशल बाइकॉट हो गया, या ऐसे ही थ्रेट ऑफ एक्स कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं जाति से बाहर करना, आउटकास्ट कर देना, वो भी नहीं मिलेगा। आउटकास्ट करना, सोशल बाइकआउट करना, वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता है, लिख लीजिएगा। एक आता है थ्रेट ऑफ किलिंग, थ्रेट आएगा, यस कर लीजिए। अब आपका आ गया बस ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस, लिख लीजिए, वो लिखवाया था। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एनालॉगस टू एक्सटॉर्शन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एनालॉगस टू एक्सटॉर्शन। इट मीन, हिंदी में बोलते हैं एक जैसे हैं, दोनों ही अपराध एक जैसे हैं, बट विद सम डिफरेंस। इन एक्सटॉर्शन द इमीडिएट पर्पज इज ऑब्टेनिंग मनी। इन एक्सटॉर्शन द इमीडिएट पर्पज इज ऑब्टेनिंग मनी और मनी इज वर्थ। या और टेक्निकल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसके। मनी और मनी इज वर्थ के का सब्स्टिट्यूट आप ऐसे कर सकते हैं, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो उसके डायरेक्ट लैंग्वेज में यूज किया गया है। लिखिए आप लोगों ने। इन क्रिमिनल इंटिमिडेशन immediate purpose is to induce the person threatened to do or abstain from doing something which he was not legally bound to do, which he was not legally bound to do or omit, अब इसमें हेडिंग लिख लीजिए एक बार को, देखिए मैंने लिखवाया था आपको। पर्सन इन्फॉर्म्ड अबाउट थ्रेटेंड इंजरी टू अनदर मस्ट बी इंटरेस्टेड। नहीं, ये जो मैंने एक इस लाइन पर गौर फरमाइए, ये आपको लिखवाया थी, मैंने बताया था कि ये बेरक लैंग्वेज है इसकी। हु एवर थ्रेटन्स विद एनी इंजरी to the person, किस की, in whom that person is interested,
मीनिंग देयर बाई कि अगर ए बी को थ्रेट कर रहा है सी को इंजर करने की, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी। यही है ना, बी मस्ट बी इंटरेस्टेड इन सी इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। इसी को समझने के लिए आप जिल्ले लही इसे पढ़िए। केस का नाम है मंगेश जीवाजी। मंगेश जीवाजी लिख लीजिए बस। एक पेटिशन भेजी गई रेवेन्यू कमिश्नर को एंड कंटेनिंग ए थ्रेट इफ ए सर्टेन फॉरेस्ट ऑफिसर वाज नोड फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द प्लेस ही वुड बी किल्ड। इसको मैं समझाता हूं क्या है, देखिए। एक रेवेन्यू कमिश्नर की पोस्ट हो गई। इस व्यक्ति को एक लेटर भेजा गया कि हमारे इलाके में जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, अगर आपने उसको नहीं हटाया, ठीक है, तो उसको मार दिया जाएगा। अब आप समझिए इस बात को। थ्रेट किसको दी जा रही है? रेवेन्यू कमिश्नर को दी जा रही है। और थ्रेट में इंजरी किसकी इंटेंडेड है? फॉरेस्ट ऑफिसर को। तो क्या यहां पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन बनता नहीं बनता? कोर्ट ने कहा कि द पर्सन टू हुम द पिटीशन वाज एड्रेस्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन थ्रेटेंड। पर्सन थ्रेटेंड कौन है? फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको डर पैदा किया गया। कौन मारा जाएगा? फॉरेस्ट ऑफिसर। इंफॉर्मेशन किसको भेजी गई है? रेवेन्यू कमिश्नर को। अब वेदर रेवेन्यू कमिश्नर वाज इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट ऑफिसर और नॉट, आंसर इज नो। कोर्ट ने कहा कि नो। यहां पर इनको हम, ये जो कैटेगरी है, ये जो लाइन है, इसके ग्राउंड पर कहां गया? ये रहा। रेवेन्यू फॉरेस्ट ऑफिसर इज नॉट द पर्सन इन होम रेवेन्यू कमीशन विल बी इंटरेस्टेड। तो देखो कितनी छोटी सी बात है ये। इट कैन बी इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि क्रिमिनल लॉ में तो कोशिश करो आप रट लो सेक्शन को। यू विल ऑलवेज फील सम एडवांटेज इन द एग्जाम। अब हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे इसको, बस इतना कर लीजिए। अब इसके थोड़े वेरिएबल्स हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी से। 351 की क्लॉज 2 पर आ जाइए जरा। 351 की क्लॉज 2 क्या कहती है ये? Whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished। पनिशमेंट दिया गया है कितना? अप टू 2 years। यू कैन फॉरगेट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको काम चल जाएगा ऐसे ही। 351 की क्लॉज 3 पर आइए। Whoever commits the offense of criminal intimidation by threatening to cause death, बस to cause death or grievous hurt, destruction by fire, or to cause an offense punishable with death or imprisonment for life, which makes 7 years। ये तो भाई 351 की जो क्लॉज 3 है, 1 सेकेंड, इसमें आपकी नजर इनायत कहीं ले जाने जरूरी है। 1 सेकेंड रुकिए प्लीज। गो टू सेक्शन 506। ये था 506 आईपीसी का था। 506 आईपीसी मल्टीपल केसेस में आप देखेंगे, प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो 506 आईपीसी अट्रैक्ट होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहां पर धमकी कौन कौन सी दी जा रही है, मैं लिख देता हूं, चलिए दोबारा। डेथ, ग्रीवियस हर्ट, destruction of property by fire को मत भूलिएगा, offense punishable with death, life up to
7 years, impute unchastity, लांछन लगाना, impute unchastity to women। ये जो है ये स्पेशल केसेस हैं 506 के। डेथ की धमकी देना, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तेरी हड्डी पसी तोड़ दूंगा, मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा, ठीक। और ये जनरल हो गया सारा, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सारी चीज़ में जाएंगी। और ये हो गया इम्प्यूट किसी स्त्री पर उसके चरित्र पर लांछन लगाने की बात। तो ये सारे 351 की क्लॉज 3 में आते हैं, इनको याद रखिएगा। और इनका इक्विवेलेंट था 506 आईपीसी। आई थिंक 506 आईपीसी वाज द कॉग्निजेबल ऑफेंस, जान से मारने की धमकी देना, ठीक। अब आ जाइए 351 का क्लॉज 4 पे आ जाइए। 351 की क्लॉज 4 को पढ़ लेते हैं। ये क्या है? Whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication, ठीक, एनोनिमस, अनाम संसूचना के द्वारा, है ना। इस ट्रेन में बॉम्ब है, अलार्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा अब ये एनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा। तो इंटरेस्टिंग हो गया ना, इट वाज 507 आईपीसी। या हैविंग टेकन प्रिकॉशन to conceal name or abode of the person from whom the threat comes। जो धमका रहा है अपने नाम या निवास स्थान को छुपा करके, वो भी एनोनिमस ही हो गया। तो इसको बेसिकली क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन ऐसे याद कर लीजिए। इसका इक्विवेलेंट था 507 आईपीसी। तो 351 की क्लॉज 3 और क्लॉज 4 को आपको याद रखना पड़ेगा जरूर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 351 BNS। ये मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। चलिए क्लास को एंड करते हैं। और विद दीज वर्ड्स फिर मैं वही कहूंगा, देखिए आपको जगाना बहुत जरूरी है। 1 ईयर लेकिन लगातार पढ़ना है ना, एक जज्बे के साथ पढ़ना है, ठीक। देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूं। ये है आपका 0 से लेकर के 1 ईयर तक का टाइम फ्रेम हो गया। और ये है लड़की स्तुति, ठीक। अब ये कैसे पढ़ रही है? एक दिन इतना पढ़ा, ठीक, फिर इसने नहीं पढ़ा अगले दिन, फिर अगले दिन इसने जबरदस्त पढ़ाई की, राइट, फिर नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, फिर और ज्यादा पढ़ाई की। रिजल्ट नहीं आएगा इस तरीके से। रिजल्ट कब आएगा? कि जब आपने एक निश्चित टाइम दे रहे हैं, लगातार देना है, ठीक, और उसको भी प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, न्यू कोर्स भी खींचना है, एक विद फुल प्लानिंग करनी है। रिजल्ट आ जाएगा 1 ईयर तक का। इस तरीके, इस वाले मोड में आप 10 इयर्स लगा दीजिए, यू विल बी नोवेयर। तो इस बात को आप खुद देख लेना, आप में से कौन से लोग, कितने लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। एक साल 12 महीने या मैक्सिमम 12 to 24 का सारा गेम है। और पूरी लाइफ आपकी बहुत बढ़िया गुजरेगी। और नहीं तो फिर आपको मैं बताऊं, देखो एक ऐसा इंसान एक ऐसी मजबूरी में फंस जाता है
जैसे मान लीजिए आपके चिंकू मिंकू हो गए, शादी हो गई, आप वकालत कर रहे हैं एंड यू नो इट वेरी वेल कि वकालत में कितना स्कोप है, उस रेंज पर पहुंचने में कितना साल चाहिए आपको, फिर पैसे की जरूरत है आपको क्योंकि उनको उनके खर्चे उठाने हैं आप लोगों ने, और फीस आपको क्लाइंट देगा नहीं, ये मजबूरी है। क्लाइंट किस बात के पैसे देगा आपको? सेटिंग के नाम के, मेरी बेल कराने के, वो आपको आप कहोगे मेरी फीस 1 लाख दे दे, वो 10 नखरे दिखाएगा। आप कहोगे 5 लाख रुपए वकील साहब की, जज साहब की सेटिंग के, पीपी साहब की सेटिंग के, इसके उसके, वो दे देगा आपको, क्योंकि उसको इमीडिएट रिलीफ दिखाई देगा। और हो सकता है आपको यहां से रिलीफ कुछ लोग दिला भी देते हो, आई एम नॉट श्योर, है ना। लेकिन ये पक्की बात है कि आपको जब ऐसा पैसा कमाएंगे एक बार जरूर गिल्ट आएगी मन में। मान लीजिए किसी एक्स को आपने 2 लाख रुपए देने भी हो, लेकिन अपने क्लाइंट से क्या होगा 5 लाख रुपए देने, बीच में कहीं ना कहीं अपना कमीशन कमाओगे आप। तो आप ये देखो इतनी बड़ी डिग्री लेकर के आप किस तरीके की कमाई कर रहे हो गए आप, है कि नहीं है? तो चाहते हो वैसी कमाई करना, या एक शान की जिंदगी पीसफुल माइंड से आप गुजारना चाहते हो? घर जाओ तो आज ये कहो कि यार एक दुखियारी मेरे सामने आई थी, है ना, या एक बुढ़ा था, कोई ऐसा था, वो परेशान था, मैंने उसको बहुत ढंग से सुना, उसकी आंखों में सेटिस्फेक्शन था, वो गजब का था, और अब भगवान का नाम लेकर के थैंक यू गॉड फॉर दिस प्रीशियस लाइफ आप सोचो। या अगले दिन को धेड़ में कि यार कल क्लाइंट आएगा नहीं आएगा, उससे ऐसा कहूंगा वैसा कहूंगा, इससे पैसा लेना है, ऐसा लेना है, वैसा, वो काम करने हैं आप लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रोफेशन खराब है एडवोकेसी का, वो टॉयल प्रोफेशन है, मैं भी करता हूँ एडवोकेसी, लेकिन मैं एक होती है स्टेबिलिटी इन लाइफ, जो कि आपको अभी चाहिए। 8-10 साल बाद के बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपके अंदर एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाएगी, आपका एक अपना ऑरा होगा, फिर आप कुछ भी करो, फिर आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे वो आपकी वो जानते हैं आपके टैलेंट को, वो आपके टैलेंट को पे करेंगे फिर आपको। वो आप कह सकते हो मुझे पर हियरिंग 50,000 रुपये चाहिए और वो करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। तो अभी की जो मस्ती है, या अभी आपको केवल ना एक उस तरीके से रहना है कि जिससे मतलब सेक्रीफाइस करना है, एक तरीके से हर चीज को सेक्रीफाइस करना होगा। अब ये आपके आ रही है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, अब ये आराम से जस्टिफिएबल है कि आप 15 दिन खराब कर सकते हो। नोबडी विल से कि नहीं दिवाली तो मनानी है, भाई दोस्तों मनाना है, जस्टिफाई कर सकते हो आप। अब ये आपको देखना है कि जस्टिफिकेशन सीख करना है लोगों का, या आपको अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाना है इसमें। मैं कहूंगा कि दिवाली में 15 मिनट या आधा घंटे के पूजा में पार्टिसिपेट कीजिए बस, और जो भैया दूज है वो आधा घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा प्रोग्राम होना नहीं चाहिए, फिर पूरी जिंदगी दिवाली मनाना ढंग से, आने वाली दिवालियाँ। तो अभी केवल पढ़ाई कीजिए जबरदस्त तरीके से, बस जो एग्जाम देने वाले खासकर वो लोग, या एक अगले 12 महीने में जो एग्जाम देंगे कुछ भी, उनके लिए। ठीक, चलिए साहब, बाय बाय। क्लॉज 4 अगेन एक्सप्लेन सर। ओके रिया, मैं देखता हूँ। क्लॉज 4 में कुछ नहीं है रिया। क्लॉज 4 ये कहती है, रिया आर यू देयर? रिया यस, कि अगर आप एनोनिमस रूप से अपना नाम छुपा करके अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना कोई ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं जिससे लोगों में डर बैठ जाए, है ना। आज जैसे पीछे घटना घटी थी, सारे स्कूलों को खाली करा दिया गया था, एक बार बॉम्ब की सूचना दे दी गई थी, है ना। उससे क्या हो, अलार्म क्रिएट हो गया वो। तो वो स्पेसिफिकली कहां पर होगा पनिशेबल है, वो 351 की क्लॉज 4 में है बस। गॉट इट? ओके, बाय बाय। देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। Thank you very much and share these videos. Thank you.